यहाँ की जा रही बातों में से आप कुछ और माने या ना माने, इतना जरूर मानेंगे कि हिमालय की पारिस्थिति जो है वो अत्यंत संवेदनशील है। हिमालय कॉन्स्टिट्यूशन इकोलॉजिकली हाईली सेंसिटिव रीजन। यहाँ की गई जरा सी छेड़खानी उसके अत्यंत दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं, और ये प्रभाव जो हैं वो हिमालय तक सीमित नहीं रहने वाले। और साथ ही अगर आप सरसरी तौर पे नजर दौड़ाएं तो लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेके नॉर्थ ईस्ट तक पूरे हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए अनेकों निर्माण कार्य चल रहे हैं। कहीं सामरिक सुरक्षा के नाम पे सड़क बनाई जा रही है, सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, कहीं रेल बन रही है, कहीं ऊर्जा उत्पादन के लिए नए बांध बन रहे हैं, अवसंरचना विकास के लिए सड़कों के साथ साथ बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, कहीं पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अवसंरचना विकास कार्य हो रहे हैं, और कहीं जनरल डेवलपमेंट के नाम पे। तो पूरा का पूरा हिमालय आज के समय में अवस्थापना विकास कार्य यहाँ बहुत तेजी से हो रहे हैं। हम पहाड़ों को अनियंत्रित रूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि इन दिनों पहाड़ों में घटित होने वाली जो आपदाएं हैं उनकी बारंबारता बढ़ गई है, उनका स्वरूप अत्यंत विकराल होता जा रहा है। तो क्या आपने यहाँ घटित हो रही आपदा और जो यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं उनके बीच के संबंधों को समझने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज हम यहाँ पर इसी विषय पे चर्चा करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहाड़ में हम कुछ भी करें, व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर बनाना हो या कोई अवस्थापना विकास का कार्य हो, उसके लिए हमें पहाड़ को छेड़छाड़ करनी होती है, पहाड़ को काटना होता है। इसके चार प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले मलबा उत्पन्न होता है। दूसरा ये कि हम जब पहाड़ को काटते हैं तो ढाल का स्वरूप बदल जाता है। तीसरा ये कि हमें एक समतल सतह मिलती है। चौथा, जो हमारी पहाड़ों की चट्टानें हैं उनके जो वीक प्लेन्स हैं, कमजोर सतहें हैं, उनका ढाल के साथ जो कोणीय रिश्ते हैं वो बदल जाते हैं। और ये चारों जो ढाल काटने के प्रभाव हैं वो यहाँ घटित होने वाली आपदाओं को प्रभावित करते हैं। तो हम एक एक करके इन सब पे चर्चा करेंगे। पहाड़ को काटने पे सबसे पहले मलबा उत्पन्न होता है। हम छोटा बड़ा कुछ भी कटान करें उसमें मलबा उत्पन्न होगा। कभी सोचा है आपने कि आखिर ये मलबा कितना उत्पन्न होता है और जाता कहाँ है? तो अगर हम सड़कों की बात करें तो 1 किलोमीटर अगर पहाड़ में नई सड़क बनाई जाती है तो उसमें करीब करीब 18,000 क्यूबिक मीटर मलबा उत्पन्न होता है। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के पिछले सालों के हम रिकॉर्ड्स निकालें तो यहाँ हर साल 800 से 1000 किलोमीटर नई सड़क बनाई जा रही है। और हमने कहा कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 18,000 घन मीटर मलबा उत्पन्न होता है और करीब करीब 40 से 50 पेड़ काटे जाते हैं। तो अकेले उत्तराखंड में हर साल नई सड़क बनने के कारण 1.5 से 2 करोड़ क्यूबिक मीटर मलबा उत्पन्न होता है। और ये केवल नई सड़कों के बनने के कारण। इसमें अगर हम चौड़ीकरण की बात करें तो उससे अलग मलबा है। रेल या सड़क के लिए जो सुरंग खोदी जा रही है उसका मलबा अलग है। बांध निर्माण में जो मलबा उत्पन्न हो रहा है वो अलग है। और सामान्य जो अवस्थापना विकास कार्य हो रहे हैं उनका मलबा अलग है। और जो ये मलबा उत्पन्न हो रहा है ये बहुत ज्यादा है। और अगर हम पूरे के पूरे इंडियन हिमालयाज की बात करें, इंडियन हिमालयन रीजन की बात करें, तो उत्तराखंड अगर एरिया वाइज बात करें तो उसका केवल 10% है और पॉपुलेशन वाइज करीब करीब 21%। तो अगर हम पूरे हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो जो ये मलबा उत्पन्न हो रहा है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं कि अकेले उत्तराखंड में, जो कि पूरे इंडियन हिमालयन रीजन का केवल 10% जिसका एरिया है, वहां जो मलबा उत्पन्न हो रहा है वो 1.5 से 2 करोड़ घन मीटर हर साल। पूरे हिमालयी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मलबा उत्पन्न हो रहा है। आखिर ये मलबा जाता कहाँ है? हम कुछ भी बात करें कि हम सेफ डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, डंपिंग साइट्स की बात कर रहे हैं, हम कुछ भी कर लें, सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि डंपिंग साइट्स है कहाँ पर। कई स्थितियों में डंपिंग साइट्स सूखे नाले की साइट्स में होती हैं, जो कि भारी वर्षा की स्थिति में ये भी अनस्टेबल हो सकता है।
और जो हम सेफ डिस्पोजल की जो बात कर रहे हैं केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए कर रहे हैं कि चारधाम परियोजना है, उसमें हम कुछ जगह पे हमने डंपिंग साइट्स बनाई हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे परियोजना है उसने कुछ जगह पे डिस्पोजल साइट्स बनाई है। परंतु अन्य निर्माण कार्यों का क्या? जो दूर दराज में सड़क बन रही है, दूसरी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके मलबे का क्या? हम कुछ भी कर लें, ज्यादातर मलबा पहाड़ी ढाल पर निस्तारित हो रहा है, यह हमें मानना चाहिए। और इस मलबे का एक बड़ा भाग नीचे लुढ़क कर गाढ़ गधेरों तक पहुंचता है, वहां से वो बहकर बड़ी नदियों में पहुंचता है और नदी इसे ट्रांसपोर्ट करती है, विखंडित करती है और आगे जमा करती है। परंतु यहाँ जो बांध बने हैं उनकी वजह से नदी की बहाकर ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। नदी पहले जहां तक मलबा बहा के ले जाती थी वहां तक नहीं बहा पा रही है, क्योंकि उसकी गति बड़ी सीमित हो गई है। अगर आप टेहरी बांध से देखें तो पीछे चिन्याली सौड़ तक एकदम तालाब की सी स्थिति है, पानी स्थिर है, वहां पे वो जरा भी मलबे को बहा के नहीं ले जा सकती। तो जो मलबा पहले नीचे पहुंचता था आज वो चिन्याली सौड़ के आसपास जमा हो रहा है, ऐसा ही और जगह भी है। और इसी के साथ क्योंकि नदी इस मलबे को बहा के आगे नहीं ले जा पा रही है, ये मलबे को ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां जमा कर रही है, जिससे कि रिवर बेड एग्रेडेशन हो रहा है, नदी का तल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से नदी तट के वो क्षेत्र जो पहले बाढ़ से सुरक्षित थे अब बाढ़ के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। और उसी के साथ जो हमारे रिजर्वायर्स हैं, बांध हैं, बैराजेस हैं, इनकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो भी इसकी वजह से कम हो रही है। ये तो रही एक बात। दूसरा, इस मलबे का एक बड़ा भाग ढाल पर ही पड़ा रहता है असंतुलित स्टेट में, क्योंकि इसको एंगल ऑफ रिपोज लेने में बड़ा लंबा समय लगता है, धीरे धीरे क्षरण होता है, तब ये एंगल ऑफ रिपोज लेगा, स्टेबलाइज होगा। शुरू में ये बड़ी अनस्टेबल स्टेज में रहता है, इसको बस एक ट्रिगर की जरूरत होती है। जरा सा ट्रिगर हुआ नहीं और ये नीचे की ओर लुढ़कने लगता है, बहने लगता है। और भारी बारिश की, जैसा हम कह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से भारी बारिश या बादल फटने की घटनाएं यहाँ बढ़ रही है। ऐसे में थोड़ी भी ज्यादा बारिश होती है तो ढाल पे पड़ा हुआ जो ये अस्थिर मलबा है ये नीचे की ओर बहने लगता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, जो पानी के बहा के ले जाने की क्षमता है वो पानी का वॉल्यूम, पानी की वेलोसिटी और पानी की डेंसिटी पर निर्भर करता है। पानी की वेलोसिटी और वॉल्यूम के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्षा पर निर्भर है। परंतु जो हमने अस्थिर मलबा ढाल पे छोड़ दिया है वो इस पानी की डेंसिटी को एकदम से बढ़ाता है, इसकी बहा के ले जाने की क्षमता, कटाव करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ती है, ये मड फ्लो के रूप में नीचे की ओर बहता है और बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो ये तो रही बात मलबे की। हमने देखा मलबे का सुरक्षित निस्तारण न करने की वजह से किस तरह के नुकसान हो रहे हैं। दूसरी हमने बात की कि पहाड़ को काटने की वजह से ढाल का स्वरूप बदल जाता है। पहाड़ में नियमित रूप से क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी ढाल पे धीरे धीरे मलबा जमा होता है और समय के साथ ये मलबा क्योंकि इरोड हो रहा है, इरोजनल फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ रिपोज ले लेता है, स्थिर हो जाता है और कई स्थितियों में इसके ऊपर घास और झाड़ियां और छोटी मोटी वनस्पतियां भी उगाती हैं। तो ये ढाल पे जो मलबा नियमित रूप से जमा हो रहा है ये कहीं ना कहीं स्थिर स्टेट में होता है। जब हम ढाल को काटते हैं तो हम इसका एंगल ऑफ रिपोज डिस्टर्ब कर देते हैं और ये मलबा अस्थिर हो जाता है। भारी बारिश की स्थिति में नियमित रूप से जो मलबा स्थिर स्टेट में अब तक था वो अस्थिर होता है और नीचे की ओर खिसकने लगता है, बहने लगता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। हमने बात की कि ढाल को काटने की वजह से मलबा उत्पन्न होता है। दूसरा ये कि इससे जो ढाल का स्वरूप है वो परिवर्तित होता है, एंगल ऑफ रिपोज डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरी हमने बात की कि एक समतल सतह मिलती है। हम जब काटते हैं तो हमें एक समतल सतह मिलती है। पहले जो पानी ढाल पर तेजी से बह जाता था, अब समतल सतह पे उसे रुकने का एक मौका मिलता है, वो जमीन के अंदर प्रवेश करता है और इसकी वजह से जो पो वाटर प्रेशर है उसमें वृद्धि होती है। और जैसा कि मैं और आप जानते हैं, पोर वाटर प्रेशर जो है वो भूस्खलन को या पहाड़ों के संतुलन को
स्थिरता को प्रभावित करता है और इससे स्लोप इंस्टेबिलिटी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमने 3 बातें अब तक कर ली। सबसे पहले ये कि मलबा उत्पन्न होता है, ढाल का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, उसी के साथ एक समतल सतह मिलती है जिसमें कि पानी इकट्ठा होता है और अंदर जाता है, वो वाटर प्रेशर बढ़ता है जिससे कि इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष ये है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पर चट्टानों की कमजोर सतह, जॉइंट हो सकती है, फॉलिएशन हो सकता है, बेडिंग प्लेन हो सकता है, फ्रैक्चर प्लेन हो सकता है, अगर वो ढाल की दिशा में झुका हुआ हो, तो क्योंकि हम कटाव कर रहे हैं, एकदम लंबवत करते हैं ज्यादातर स्थिति में, तो इसमें जो ढाल का एंगल है, इनका जो डिप का एंगल है, जिस एंगल पे ये चट्टानों की कमजोर सतह झुकी हुई है, वो ढाल का जो एंगल है उससे कम हो जाती है, जिसमें ये नेचुरली नीचे आने की कोशिश करती है, अस्थिर हो जाती है और ऐसे स्थानों पर कई बार क्रोनिक लैंडस्लाइड्स बन जाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से विकास कार्य जो हम कर रहे हैं, उसके लिए जो हम ढाल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कैसे मलबा उत्पन्न हो रहा है, वो नुकसान कर रहा है। हमने देखा जो ढाल का स्वरूप हम बदल रहे हैं, जो मलबा ढाल पे पहले से स्थिर हो गया था, उसका हम एंगल ऑफ रिपोज डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जा रहा है। हम एक फ्लैट सतह बना रहे हैं जिससे कि पानी अंदर जा रहा है, वो वाटर प्रेशर बढ़ रहा है और इंस्टेबिलिटी आ रही है। उसी के साथ हमने देखा कि जो कोणीय रिश्ते हैं चट्टानों की कमजोर सतह के और ढाल के बीच के, वो परिवर्तित हो जा रहे हैं और चट्टानें अस्थिर हो जा रही हैं। ये सभी यहाँ हो रही जो विशेष रूप से लैंडस्लाइड, मड फ्लो और इस तरह की घटनाएं हैं, उसमें बढ़ोतरी का एक कारण। अब सवाल ये है कि विकास कार्यों की वजह से अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है, हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ विकास कार्य नहीं होने चाहिए। हम किसी पॉपुलेशन को, किसी इलाके में रहने वाले लोगों को, हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम अन्य क्षेत्रों की तरह सुविधाएं देने के लिए मना नहीं कर सकते। इनको भी सड़क चाहिए, इनको भी अन्य अवस्थापना सुविधाएं चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ जो कार्य हो रहे हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमें पहाड़ में जो मलबा उत्पन्न हो रहा है उसको किस तरह से मिनिमाइज करें, उसकी बात करनी चाहिए। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो, हम सड़क कितनी चौड़ी होगी, कहाँ तक सड़क बनेगी, हर तोक तक सड़क नहीं बन सकती, हमें ये मानना होगा। हमें लोगों के साथ परामर्श करके एक इस बात पे हमें एक कंक्लूसिव निर्णय लेना होगा कि पहाड़ में हम किस घर को, किस बस्ती को रोड से कनेक्टेड माने। कितनी दूर पे रोड आ गई, आधे किलोमीटर पे आ गई, तो क्या हम इस बस्ती को कनेक्टेड मान लें, या फिर हम हर घर और तोक तक सड़क देने की बात कर रहे हैं। तो हमें कितनी चौड़ी सड़क होगी, कहाँ तक सड़क होगी, किस तरह की हमें अवस्थापना सुविधाएं चाहिए, उस पे निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि जो मलबा उत्पन्न हो रहा है उसमें कमी आए, जो पेड़ों का नुकसान हो रहा है उससे कमी आए। हमने देखा कि अकेले उत्तराखंड में हर साल 40 से 50 हजार पेड़ नई सड़कों के लिए काटे जा रहे हैं। 1.5 से 2 करोड़ घन मीटर मलबा उत्पन्न केवल नई सड़कों के कारण उत्तराखंड में हो रहा है। तो हम इसमें किस तरह से कमी लाएं, उस पर विचार करने की जरूरत है। उसके बाद हम जो मलबा उत्पन्न हो रहा है उसके सुरक्षित निस्तारण की बात करें, हम डेब्री डिस्पोजल नीति लाएं, हम सुरक्षित निस्तारण की बात करें, जो हमारी डेब्री डिस्पोजल पॉलिसी है उसके हिसाब से हम मलबे का सुरक्षित निस्तारण करें, सही जगह पे निस्तारित करें। जहां पे हम डेब्री डिस्पोजल साइट्स चुनते हैं उससे पहले हम भूवैज्ञानिकों की राय लें और वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करें। उसी के साथ हम जब भी ढाल को काटें तो एक तो हम रेस्ट वॉल जरूर बनाएं और ढाल को एकदम वर्टिकली ना काटें। कई बार आपने देखा होगा कि एकदम वर्टिकल हम काट दे रहे हैं और ऊपर की ओर से लगातार नुकसान होता रहता है, क्योंकि कई बार रहता है जितनी हमारे पास फॉरेस्ट क्लियरेंस है हम पूरा का पूरा काटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें। पहाड़ का जो हल्का ढाल है उसको बनाए रखें ऊपर तक, उससे लैंडस्लाइड की जो संभावनाएं हैं वो कम होंगी। उसी के साथ पहाड़ी ढाल पे जो लूज मलबा पड़ा हुआ है, कहाँ पर कितना है, उसकी मैपिंग जरूर। एज ए जर्नलिस्ट हम इंसिटू रॉक्स को तो देखते हैं, पर तो मलबे को हम
इग्नोर कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम मलबे की मात्रा का आकलन करें और विशेष रूप से ऐसे स्थानों पे जहाँ पर नीचे बस्ती हो, कोई और अवस्थापना सुविधाएँ हों, सड़क हो, उनके ऊपरी क्षेत्र में कितना मलबा है, कितनी आशंका है नीचे आने की, उसको देखें और जहाँ ज़रूरत हो उसको हम सेफ डिस्पोज़ल की बात करें। कि अचानक से ना आए, हम उसे कंट्रोल्ड रूप से किस तरह से हटाएँ उसकी बात करें। जहाँ पे हमने कहा कि समतल सतह बन गई है जिससे पानी अंदर जा रहा है, तो हम सड़क बनाते हैं या दूसरे अवस्थापना विकास के कार्य करते हैं, तो उसके लिए हम जल निस्तारण की व्यवस्था करें, नालियाँ बनाएँ और जल्द और सुरक्षित पानी का निस्तारण हो, उसे हम नीचे ढाल तक निस्तारित करें या मेन खाले तक निस्तारित करें। और उसके साथ सबसे ज़रूरी, हम कोई भी अवस्थापना विकास कार्य करें, सड़क बनाएँ, हम पूरे के पूरे अलाइनमेंट की पहले डिटेल्ड जियोलॉजिकल असेसमेंट कर लें। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर की चट्टानों की कमज़ोर सतह ढाल की दिशा में झुकी हुई हो, वहाँ पर छेड़छाड़ जहाँ तक संभव हो ना करें और अगर छेड़छाड़ करनी ज़रूरी होती है तो हम तत्काल वहाँ पर जियोलॉजिस्ट से, जियोटेक्निकल इंजीनियर से परामर्श करके तत्काल सुरक्षा के रोकथाम के उपाय करें ताकि ये जो प्लेसेस हैं ये क्रोनिक लैंडस्लाइड का रूप न लें। अगर हम ये सब उपाय करते हैं, जैसा हमने कहा कि हम मलबे को कम उत्पन्न करें, मलबे को निस्तारण की बात करें, जल निस्तारण की बात करें, जो ढाल है उसको एकदम वर्टिकली न काटें, थोड़ा स्लोप रहने दें, उसी के साथ जियोलॉजिस्ट का हम परामर्श लें रोड अलाइनमेंट से पहले, अन्य अवस्थापना विकास कार्यों से पहले। अगर हम ऐसा करते हैं तो हिमालय में वर्तमान में जो घटित हो रही है उन आपदाओं में कमी आएगी, उसके साथ जो विकास कार्य हो रहे हैं वो भी सस्टेनेबल रहेंगे। हमारी सड़कें बार-बार मलबे से, लैंडस्लाइड से प्रभावित नहीं होंगी, हमारा यातायात बाधित नहीं होगा, हमारी जो अवसंरचनाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी। उसी के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में जागरूकता लाएं, लोगों को बताएं इस तरह से जो मलबा हम निस्तारित कर रहे हैं लापरवाही से या अवैज्ञानिक तरीके से, उसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। हम अपने इंजीनियर्स को, अपने दूसरे विभागों को, उनको प्रेरित करें कि इस तरह से मलबे का असुरक्षित निस्तारण न किया जाए। और जो हम ये असेसमेंट्स कर रहे हैं, कितना मलबा है, उससे कितना खतरा है, वो लोगों को जरूर बताएं ताकि लोग जागरूक रहें, उन्हें पता रहे कि उनके क्षेत्र में किस तरह का खतरा है और उन्हें ये भी बताएं कि किस तरह से वो सुरक्षित रह सकते हैं। और जो ज़्यादा खतरनाक इलाके हैं वहाँ से लोगों को हो सके तो विस्थापित करें और नहीं हो सकता तो उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि खतरा के पहले चिन्ह क्या हो सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड जब भी होता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ वो संकेत देता है। तो नेचुरली जो संकेत हैं उनको हम समझें और सुरक्षित रहें। अगर आपको यहाँ की जा रही बातें, यहाँ की जा रही चर्चा अच्छी लग रही है, इससे कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ नया सोचने को आप प्रेरित हो रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।